हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द परफेक्ट स्टडी में। आई होप आप सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या तैयारी में लग गए होंगे। आज हम बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, प्रश्नों के उत्तर कैसे दें। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनके पास कंटेंट तो अच्छा होता है, नॉलेज होती है, लेकिन वो कॉपी में लिख नहीं पाते हैं। तो इन्हीं सभी समस्या का समाधान लेकर के आपके सामने आए हैं। आइए अब देखते हैं एग्ज़ाम में कैसे हमें उत्तर देना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो पेपर होता है वो 3 खंडों में विभाजित होता है, खंड अ, ब और स। खंड अ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिनमें 10 प्रश्नों के उत्तर हमें देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें लगभग 50 शब्दों में देना होता है। खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिनमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर हमें 200 शब्दों में देना होता है। और खंड स में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिनमें 2 प्रश्नों के उत्तर हमें देने होते हैं और 500 शब्दों में देने होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कैसे हमें उत्तर देना होता है। जैसे एग्ज़ाम में जो हमें कॉपी मिलती है, उसके सबसे पहले हमें क्या होता है, आगे तो मार्जिन सभी लोग करते हैं, लेकिन पीछे के साइड मार्जिन जो होता है वो बहुत कम लोग करते हैं। तो हमें करना क्या है कि कॉपी मिले, जो हमारे पास टाइम रहता है कापी से पेपर के बीच में मिलने के, तो उसमें हमें क्या करना है, कॉपी के दोनों साइड मार्जिन करना है, आगे भी और पीछे भी। पीछे ज़्यादा चौड़ाई में मार्जिन नहीं करना है, केवल एक स्केल की जो चौड़ाई होती है हमारी, उतनी ही मार्जिन करनी है। मार्जिन कर देने से ये होता है कि कॉपी का जो अट्रैक्शन होता है, लुक होता है, वो अट्रैक्टिव हो जाता है। क्योंकि जो लिखने का हमारा सीक्वेंस होता है वो आगे और पीछे, मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड से जो होता है वो बराबर हो जाता है। तो कॉपी का उत्तर जो होता है वो देखने में भी अच्छा लगता है, एक अच्छा इम्प्रेशन बढ़ता है। जैसे हम बात करेंगे कि हमें क्वेश्चन मान लीजिए आया है कि विकास किसे कहते हैं। ठीक, विकास किसे कहते हैं या विकास से आपका क्या आशय है, विकास से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए, कोई भी छोटा प्रश्न हो, अति लघु उत्तरीय हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, यदि कोई भी ऐसा टर्म्स पूछता है जिसकी परिभाषा हमें देनी होती है, तो हमें डायरेक्ट किसी साइकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट की परिभाषा हमें नहीं देना होता है, डायरेक्ट हम नहीं देंगे। सबसे पहले किसी भी टॉपिक का हम एक व्यवहारिक परिभाषा देंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसे हम डायरेक्ट किसी साइकोलॉजिस्ट का परिभाषा उसे हम नहीं रटा सकते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, हम एक अपने व्यवहारिक रूप में एक आम जो भाषा होती है बोलचाल की, उस भाषा में उसे हम समझाने का प्रयास करते हैं। जब वो चीज़ें समझ जाता है, उसके बाद हम एक साइंटिफिक डेफिनेशन या जो हमारे साइकोलॉजिस्ट का डेफिनेशन होता है वो हम देते हैं। तो जैसे विकास की एक व्यवहारिक परिभाषा है कि मनुष्य में विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया में बालकों का सर्वांगीण पक्षों का विकास होता है। ठीक, ये हमारी हो गई व्यवहारिक परिभाषा। और यह परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, अर्थात जो विकास होता है वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों होता है, जबकि वृद्धि क्या होता है, वो केवल क्वांटिटेटिव होता है। ठीक, अब इसके बाद ये व्यवहारिक परिभाषा हमने दे ली, इसके बाद हम एक साइकोलॉजिस्ट की परिभाषा देंगे। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस परिभाषा को दिया है, लेकिन मैंने एक एंडरसन की परिभाषा को यहाँ से लिया है। वो है, विकास का अर्थ मात्र किसी व्यक्ति की ऊंचाई या योग्यता में कुछ वृद्धि से नहीं है, इसके स्थान पर व्यक्ति अनेक संरचनाओं और प्रकारों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। अर्थात जो विकास होती है वो बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया होती है और धीरे धीरे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। देखिए, इतना और इतना तो हर कोई लिख सकता है, हर कोई लिख देगा, लेकिन इसमें जो नोट पॉइंट अलग से जो हमने मेंशन किया है, ये बहुत कुछ लोग ही लिखेंगे। तो इससे क्या होता है, इम्प्रेशन जो होता है कॉपी का बढ़ जाता है। और कोई भी नोट पॉइंट लिखें हम तो उसे ब्लैक पेन से ही लिखें, कोशिश करें। और जैसे कोई आंसर दे रहे हैं हम, अगर बीच में कोई अगर इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जैसे वो उसको डिफाइन करने वाला वर्ड है, तो
तो उसे भी हम अंडरलाइन या ब्लैक पेन से लिखते हैं। और किसी भी साइंटिस्ट का अगर डेफिनेशन दे रहे हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट का डेफिनेशन दे रहे हैं, मतलब किसी के द्वारा कही गई बातों को एज इट इज लिखें हम, तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में ज़रूर लिखें। ये लिखने का एक सही तरीका होता है हमारे हिंदी ग्रामर के अनुसार। ठीक, तो इसमें नोट पॉइंट है, इसमें बालक का शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास, संवेगात्मक विकास इत्यादि शामिल है। जब आप ये शब्द यूज़ करते हैं, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत, संवेगात्मक विकास, तो एग्जामिनर के ऊपर जो होता है वो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। उसे लगेगा कि नहीं, हाँ ये चीज़ इसने पढ़ा हुआ है, ये जानता है, तो इतना और इतना हर कोई लिखेगा। लेकिन ये जो आप लिखेंगे ये आपका जो होता है वो प्लस पॉइंट में आप जाएंगे, मतलब मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। और कोशिश आप यही करें कि एक खंड के प्रश्नों के उत्तर आप एक जगह लिखें। जैसे खंड प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, उसका पहला ए, जैसे खंड अ का, तो इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ऐसे करते करते खंड 1 के मतलब प्रश्न जो हैं वो एक जगह लिखें। अगर बाय द वे आपकी किसी क्वेश्चन को मतलब नहीं आप कर पाते हैं, नहीं आता है उत्तर, तो उस प्रश्न का उत्तर आप सभी प्रश्नों को करने के बाद, सभी खंडों के करने के बाद आप उस प्रश्न का उत्तर दें। अब आइए खंड ब पे आते हैं, जिसमें हमें 2 शब्दों में प्रश्नों का उत्तर देना होता है। देखिए इसमें खंड क्वेश्चन जो मैंने लिया था, क्वेश्चन ये था केवल कि चिंतन की विशेषताएं, ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग। ठीक, लेकिन हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट हम चिंतन की विशेषताएं नहीं लिखेंगे। जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा, अगर शॉर्ट आंसर में पूछे तब तो हम डायरेक्ट विशेषताएं लिख सकते हैं। चिंतन की विशेषताएं नहीं, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रही हूँ, चिंतन के प्रकार, चिंतन के प्रकार। ठीक, तो डायरेक्ट हम अगर शॉर्ट आंसर में पूछे तो हम चिंतन के प्रकार को लिख सकते हैं। शॉर्ट आंसर में चिंतन के निम्नलिखित प्रकार हैं, 1 2 3 4 5 करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे, तो हमें सबसे पहले चिंतन जिसके बारे में पूछ रहा है उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। जैसे चिंतन क्या है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन किसी वर्तमान या भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक प्रकार का व्यवहार है। चिंतन के दौरान किसी समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। देखिए ये क्या हुआ, इसका व्यवहारिक परिभाषा हुई। अब इस परिभाषा का अगर कहें तो एक लाइन ये जो है वो कंक्लूजन है, जिसको हमने ब्लैक पेन से लिखा और अंडरलाइन किया है। चिंतन किसी भी समस्या के लिए हमें समाधान प्रस्तुत करती है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए एक किसी भी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अनुसार एक परिभाषा देंगे। इसमें रायबर्न के अनुसार हमने लिया है, चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है और प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर चलती हुई उस अंतिम स्थिति पर पहुंच जाती है जो इच्छा को संतुष्ट करती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चिंतन के प्रकार। अब देखिए चिंतन के 5 प्रकार होते हैं। इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे बना के लिख दें, एक मतलब आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो आप भविष्य में अध्यापक बनने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो एग्जामिनर की उम्मीद रहती है आपसे कि आप कुछ क्रिएटिविटी या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप अपने कॉपी में मेंशन करें। तो आप ऐसे चाहे लिख लें या फिर आप टू द पॉइंट ऐसे डाल के लिख सकते हैं। वो कॉपी के मिड में लिखना चाहिए आपको। जो भी अगर ऐसा लिखते हैं तो कॉपी के बीचों बीच पॉइंट डाल के, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं आप सारी, या फिर ऐसे ऐसे मतलब मिड में, या फिर ऐसे बना के लिखें, या फिर इसका एक दूसरा तरीका, या फिर आप ऐसे लिखें। ऐसे क्या होता है, लोग कहते हैं कि मेरी कॉपी नहीं भरती, तो कॉपी भरने का भी एक तरीका होता है। बाद पॉइंट वाइज चलें, पहले आप सारी चिंतन डालें हेडिंग, उसके बाद उसमें लिखें जो भी कंटेंट है, फिर ऐसे करते करते आप पांचों जो प्रकार हैं उसकी आप व्याख्या करें। इस प्रकार आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर पूर्ण हो जाएगा। और पेज भी आपका समथिंग 3 पेज के आसपास चला जाएगा इतना करने में। तो इस प्रकार से आप लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद आता है खंड स, जो होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
इसका जो उत्तर होता है वो हमें 500 शब्दों में देना होता है। ये प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो सबसे पहले आप विकास की परिभाषा लिखेंगे, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया। विकास की व्यवहारिक परिभाषा लिखेंगे, उसके साइंटिफिक परिभाषा लिखेंगे, जैसे जो साइकोलॉजिस्ट ने दे रखा है, कोई भी एक, किसी भी एक का, चाहे आप किसी का भी ले लीजिए। उसके बाद उसके प्रभावित करने वाले कारक, उसको आप एक एक लिखने की बजाय सबसे पहले उसको क्या करें, आप एक चार्ट बना लें। जैसे प्रभावित करने वाले कारक, आनुवंशिक कारक और वातावरण कारक। फिर अनुवांशिक कारक में क्या क्या आते हैं, शारीरिक संरचना, लिंग भेद, संवेगात्मक विशेषताएं, बुद्धि, वंश या प्रजाति या आंतरिक संरचना। ऐसे वातावरण कारक क्या है, जीवन की आवश्यक सुविधाएं, समाज और संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, रोग तथा चोट, विद्यालय। इतना चार्ट आप बना लें। इसके बाद आप प्रत्येक को क्रम से बारी बारी लिखें। जैसे आनुवंशिक कारक में आप जैसे जो हमारे जो माता पिता होते हैं, उनके जो कैरेक्टर होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग, मतलब उनके बच्चों में जाते हैं, उसे ही मतलब आनुवंशिक कारक हम मानते हैं। जैसे माता पिता होंगे, उनके कुछ न कुछ गुण जो होते हैं वो उनके बच्चों में आ जाते हैं। फिर उसके अंतर्गत ये चीज़ें शामिल हैं। तो इसको आप प्रत्येक को बारी बारी से लिख के हेडिंग के तौर पे हेडिंग डाल के सभी भी 2-2 लाइन, 3-3 लाइन आप लिखें। इसके बाद वातावरण कारक है। फिर उसके बाद वातावरण कारक कब डालें, वातावरण कारक के बारे में लिखें। जैसे जो एक्वायर्ड चीज़ें हैं, जिन्हें हम आकर के अपने परिवेश में उसे एडॉप्ट करते हैं, हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, वो चीज़ें हैं। जैसे जीवन की आवश्यक सुविधाएं, इससे आप हेडिंग डालें। वातावरण कारक लिखने के बाद आवश्यक सुविधाएं हेडिंग डालें। इसमें आप 2 लाइन मेंशन करिए कि जैसे जो भी बच्चे हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं जितनी उच्च कोटि की होंगी, अर्थात उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति जितनी उच्च होगी, उनका विकास उतना ही अधिक होगा, उतना ही तीव्र होगा। समाज और संस्कृति, फिर समाज और संस्कृति में हेडिंग डालिए। जैसे हम कल्चर में जिस में रहते हैं उसकी, जैसे जो हमारे समाज है, कहीं कहीं समाज और संस्कृति बहुत पुराने ज़माने की चली आ रही है, कहीं एडवांस है, तो उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, इसमें अब इसको हेडिंग आप डालिए। इसमें 2-4 लाइन लिखिए। जैसे जो हमारी फैमिली है जो चली आ रही है, अगर उसमें सभी लोग पहले से ही पढ़े लिखे हुए हैं, सभी लोग जॉब कर रहे हैं, तो जो बच्चा होता है उसके मन में एकाएक मतलब आ जाता है, आप खुद से भावना आ जाती है कि उसे भी पढ़ना है, उसे भी अच्छा करना है। जो मज़दूर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके बच्चों मतलब उसी में लगे होते हैं। तो एक कहीं न कहीं विकास में जो होता है वो पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है। रोग तथा चोट, ये हेडिंग डालें। फिर आप इसमें लिखें कि जैसे जो लोग स्वस्थ होते हैं, जो बच्चा स्वस्थ होता है, उसकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता अत्यधिक होती है। जो रोग ग्रसित होते हैं उनकी मानसिक स्थिति कमज़ोर होती है, वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसलिए उनका विकास जो होता है वो प्रभावित होता है। विद्यालय का भी जो असर है वो बालक पे सबसे ज़्यादा होता है। विद्यालय में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसा परिवेश होगा, जैसे लोग होंगे, जैसे साथ में बच्चे मिलेंगे, वैसा ही उनका व्यवहार और विकास जो होता है वो प्रभावित होता जाता है। तो इस प्रकार विस्तृत प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए 500 शब्दों में पहले आप जो कुछ भी दिया है उसका डेफिनेशन लिखिए, उसका साइंटिस्ट के बारे में लिखिए। अगर ज़रूरी हो तो उसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके आगे आप, जैसे मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि आप एक सीक्वेंस में लिखने की बजाय एक चार्ट के रूप में आप बना दें, क्योंकि चार्ट के रूप में आप बना दें, जितना आपके पास टाइम बचता है आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखें, अगर टाइम कम पड़ जाता है, एक आध पॉइंट अगर छूट भी जाता है तो भी कोई बात नहीं। यहाँ से एग्जामिनर को पता लग जाता है कि हाँ आपने पढ़ा है, इस बारे में आपको जानकारी है। तो इस प्रकार से आप अपनी कॉपी को जो है वो बेहतर बना सकते हैं और एग्ज़ामिनर पे एक अच्छा इम्प्रेशन आप डाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के लिए ये वीडियो उपयोगी होगा और आप सभी लोग आने वाले एग्ज़ाम में इसमें से इसको फॉलो करेंगे और बेहतर से बेहतर अंक आप प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं के साथ आप सभी का धन्यवाद।